दोस्तों, भारतीय राजनीति की विशाल और जटिल दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर गहरे होते हैं, बल्कि वे पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ये रिश्ते सिर्फ सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के साधन नहीं होते, बल्कि वे एक विचारधारा की नींव रखते हैं, एक आंदोलन की आत्मा को जन्म देते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पंख लगाते हैं। कांशीराम जी और मायावती का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, एक गुरु और उनकी समर्पित शिष्या का, एक क्रांतिकारी नेता और उनकी विश्वसनीय वारिस का, एक बहुजन समाज के अथक योद्धा और उसकी मजबूत ढाल का। दोनों ने मिलकर जो सपना बुना था, वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने का नहीं था, बल्कि वो था शोषित, वंचित और दलित समाज को मुख्यधारा में लाने का, उन्हें सम्मान और समानता का हक दिलाने का। कांशीराम जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने, मजबूत बनाने और उसे एक राष्ट्रीय स्तर की ताकत बनाने में लगा दिया, और मायावती, जिन्होंने उस विरासत को संभालते हुए उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा, यह जोड़ी भारतीय राजनीति में एक मिसाल है। लेकिन राजनीति की इस चकाचौंध भरी, साजिशों से भरी और अफवाहों की दुनिया में जहां सफलता की हर सीढ़ी पर दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, वहां आरोप, संदेह और विवाद भी पीछा नहीं छोड़ते। आज हम बात कर रहे हैं उस गहरे और लंबे समय से चले आ रहे विवाद की, जो कांशीराम जी के अंतिम दिनों से जुड़ा हुआ है। क्या मायावती ने उन्हें उनके परिवार से जबरन अलग करके रखा? क्या उनके इलाज में कोई जानबूझकर की गई लापरवाही या साजिश थी? क्या उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम न करवाकर कोई बड़ा रहस्य या अपराध छिपाया गया? ये सवाल समय के साथ साथ अफवाहों का रूप ले चुके हैं, राजनीतिक विरोधियों द्वारा बार बार उछाले जाते रहे हैं और कांशीराम जी के परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा भी उठाए गए हैं। लेकिन क्या ये आरोप तथ्यों पर आधारित हैं या ये सिर्फ राजनीतिक साजिशों, ईर्ष्या और भावनात्मक उथल-पुथल का नतीजा है? आज हम इस पूरे मुद्दे की गहराई से पड़ताल करेंगे, तथ्यों की रोशनी में, ऐतिहासिक घटनाक्रम की नज़र से, भावनाओं की गहराई को समझते हुए और सभी पक्षों को सामने रखकर। हम देखेंगे कि कैसे एक महान आंदोलन की कहानी में ये विवाद कैसे जुड़े और सच्चाई क्या है जो इतने वर्षों बाद भी स्पष्ट रूप से सामने आती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुजन समाज से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें कांशीराम जी की जिंदगी की शुरुआत से ही यात्रा करनी होगी, क्योंकि उनका जीवन ही वो नींव है जिस पर बीएसपी का पूरा ढांचा खड़ा है। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव पिरथीपुर बुंगा में हुआ था। वे एक रामदासिया सिख परिवार से ताल्लुक रखते थे जो चमार जाति से जुड़ा था। उस दौर में दलित और पिछड़े समुदायों पर सामाजिक भेदभाव की छाया बहुत गहरी थी, लेकिन कांशीराम जी के परिवार ने सिख धर्म की शिक्षाओं के कारण कुछ हद तक इस भेदभाव से राहत पाई थी। सिख गुरुओं की समानता की शिक्षा ने उन्हें बचपन से ही एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने सरकारी कॉलेज रोपड़ से 1956 में बीएससी की डिग्री हासिल की और फिर पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में नौकरी शुरू की। यह वो दौर था जब वे एक सामान्य सरकारी कर्मचारी के रूप में जीवन जी रहे थे, लेकिन 1964 में एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दलित सहकर्मी को छुट्टी न मिलने पर उन्हें जातिवाद की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। इसी घटना ने उन्हें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए प्रेरित किया और यहीं से उनके जीवन में क्रांति की शुरुआत हुई। वे समझ गए कि दलित समाज को मुख्यधारा से बाहर रखने की साजिश कितनी गहरी है और उन्होंने फैसला किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। कांशीराम जी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1971 में ऑल इंडिया SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन से हुई, जो बाद में 1978 में बामसेफ में बदल गई। ये संगठन शिक्षित दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने का माध्यम था, लेकिन ये राजनीतिक या धार्मिक नहीं था। फिर 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की, जो एक आक्रामक आंदोलन था।
अंत में 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। बीएसपी का मंत्र था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात 85% बहुजन समाज को 15% सवर्णों के शोषण से मुक्त करना। कांशीराम जी की रणनीति अनोखी थी। वे कहते थे कि पहली चुनाव में हारेंगे, दूसरी में नोटिस होंगे और तीसरी में जीतेंगे। उनकी साइकिल यात्राएं, रैलियां और भाषण लाखों लोगों में नई चेतना जगाती थी। वे सड़कों पर उतरकर लोगों से जुड़ते थे, उन्हें बताते थे कि कैसे सवर्ण पार्टियां उन्हें चमचा बनाकर इस्तेमाल करती हैं। 1982 में उन्होंने अपनी किताब द चमचा एज लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं को सवर्णों के स्टूज बताया और स्वतंत्र राजनीति की वकालत की। इसी आंदोलन में मायावती का प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में एक शिक्षक परिवार में हुआ था। वे मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर जिले की रहने वाली थीं और आईएएस बनने की तैयारी कर रही थीं। लेकिन 1977 में कांशीराम जी से उनकी मुलाकात ने सब बदल दिया। कांशीराम जी उनके घर पहुंचे और उन्हें कहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। मायावती ने उनका साथ चुना और बीएसपी की संस्थापक सदस्य बनी। कांशीराम जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि वे देखते थे कि मायावती में वो जज्बा, दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता है जो बहुजन समाज को एकजुट कर सकती है। दोनों का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये एक गुरु शिष्य का गहरा बंधन था। कांशीराम जी ने मायावती को हर रणनीति सिखाई, चुनावी रणनीति से लेकर जनता से जुड़ने तक। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा पहुंची और 1995 में वे उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। ये कांशीराम जी की मेहनत का फल था। लेकिन जैसे जैसे बीएसपी मजबूत होती गई, विरोधी भी बढ़ते गए। 1993 में एसपी-बीएसपी गठबंधन बना, लेकिन 1995 में गेस्ट हाउस कांड ने इसे तोड़ दिया, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने मायावती पर हमला किया। फिर बीएसपी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, जो रणनीतिक था लेकिन विवादास्पद। कांशीराम जी हमेशा कहते थे कि सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन जरूरी है, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं। अब आते हैं उस संवेदनशील दौर पर जब कांशीराम जी की तबीयत बिगड़ने लगी। कांशीराम जी लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। 1994 में उन्हें पहला हार्ट अटैक आया, 1995 में ब्रेन क्लॉट और 2003 में एक गंभीर स्ट्रोक, जिसने उन्हें पक्षाघात का शिकार बना दिया। वे कई वर्षों से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और उम्र से जुड़ी अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2001 से ही उनकी सेहत लगातार गिर रही थी। उस समय मायावती उनकी सबसे करीबी सहयोगी थीं। कांशीराम जी ने खुद 18 दिसंबर 2001 को लखनऊ में एक रैली में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन बहुजन समाज को समर्पित किया है और मायावती उस मिशन को आगे ले जाएंगी। ये फैसला कोई अचानक नहीं था, ये वर्षों की ट्रेनिंग, विश्वास और साझा संघर्ष का नतीजा था। 2002 में कांशीराम जी ने बीएसपी की कमान आधिकारिक रूप से मायावती को सौंपी। उस समय से कांशीराम जी दिल्ली में मायावती के सरकारी आवास पर रहते थे, जहां सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध थीं। डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनकी निगरानी करती थी और मायावती ने न केवल उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली, बल्कि पार्टी के कामकाज को भी संभाला ताकि आंदोलन रुक न जाए। लेकिन यही वो समय था जब विवाद की शुरुआत हुई। कुछ लोग कहने लगे कि मायावती ने कांशीराम जी को परिवार से अलग कर लिया है, कि इलाज में नियंत्रण रखकर कोई गलत मंशा है। कांशीराम जी के भाई दलबारा सिंह और बहन स्वर्ण कौर ने आरोप लगाए कि उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, कि मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। ये आरोप मीडिया में खूब उछले और राजनीतिक विरोधियों ने इन्हें हवा दी। आइए अब इन आरोपों की गहराई से जांच करें, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए सभी पक्षों को सुनना जरूरी है। सबसे पहले परिवार के आरोप। 2004 में कांशीराम जी की मां और भाइयों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि कांशीराम जी को कैद में रखा गया है और परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। कोर्ट ने इस पर सुनवाई की,
लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने पर मामला आगे नहीं बढ़ा। फिर 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम जी की मौत के बाद उनकी बहन स्वर्ण कौर ने मायावती पर आरोप लगाया कि उन्होंने परिवार को नष्ट कर दिया और अंतिम दिनों में मिलने नहीं दिया। स्वर्ण कौर ने कहा कि मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया और इसमें कोई साजिश हो सकती है। कांशीराम जी के भाई दलबारा सिंह ने तो दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि मायावती और उनके सहयोगियों ने कांशीराम जी की हत्या की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांशीराम जी को जहर दिया गया या इलाज में लापरवाही बरती गई। ये आरोप 2006 में अंतिम संस्कार के दौरान भी उछले, जहां परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव हुआ। 2019 में उत्तर प्रदेश के मंत्री GS धर्मेश ने भी कांशीराम जी की मौत की CBI जांच की मांग की और कहा कि परिवार 13 वर्षों से आरोप लगा रहा है कि मायावती ने उन्हें कैद रखा। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में परिवार ने कहा कि मायावती ने कांशीराम जी को प्रिजनर बनाकर रखा ताकि पार्टी पर कब्जा कर सकें। ये आरोप सुनने में गंभीर लगते हैं, लेकिन जब हम तथ्यों की गहराई में उतरते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। सबसे पहले कांशीराम जी की मौत मेडिकल रिपोर्ट्स और मौत का प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, लंबी बीमारी, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर और हार्ट अटैक। वे 72 वर्ष के थे और 3 वर्षों से बिस्तर पर थे। अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राकृतिक मौत की पुष्टि की और कानूनी रूप से अगर मौत अस्पताल में होती है और डॉक्टर इसे प्राकृतिक मानते हैं तो पोस्टमार्टम अनिवार्य नहीं होता। परिवार ने अगर मांग की होती तो वे अदालत जा सकते थे, लेकिन कोई औपचारिक जांच की मांग आगे नहीं बढ़ी। दलबारा सिंह की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की क्योंकि कोई सबूत नहीं थे। कोई सरकारी एजेंसी, CBI, पुलिस या अदालत ने कभी मायावती के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू नहीं की। 2019 की CBI जांच की मांग भी राजनीतिक बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि उपलब्ध दस्तावेज, अस्पताल रिकॉर्ड्स, डॉक्टरों के बयान किसी साजिश की पुष्टि नहीं करते। मायावती ने हर संभव इलाज कराया, दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टर और खर्च व्यक्तिगत रूप से उठाया। अगर मंशा गलत होती तो क्या वे सार्वजनिक रूप से कांशीराम जी को अपना गुरु कहती? क्या हर साल उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करती? 2006 में मौत के बाद मायावती ने बौद्ध रीति से अंतिम संस्कार कराया, जैसा कांशीराम जी की इच्छा थी, और उनके अस्थियों को प्रेरणा स्थल पर रखा। उन्होंने कहा कि जब BSP केंद्र में पूर्ण बहुमत से आएगी तो वे बौद्ध धर्म अपनाएंगी, जैसा कांशीराम जी चाहते थे। परिवार की नाराजगी को समझना भी जरूरी है। कांशीराम जी का परिवार पंजाब में रहता था, जबकि वे दिल्ली में थे। दूरी थी और बीमारी के दौरान सख्त मेडिकल प्रोटोकॉल, संक्रमण से बचाव के लिए विजिटर्स सीमित। स्वर्ण कौर ने 2014 में आरोप दोहराए, लेकिन वे भावनात्मक थे, सबूत नहीं। परिवार ने कभी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, शायद क्योंकि वे जानते थे कि सच्चाई क्या है। राजनीति में ऐसे आरोप अक्सर इस्तेमाल होते हैं। सपा, कांग्रेस, भाजपा ने समय समय पर इन्हें भुनाया। उदाहरण के लिए 2006 में अंतिम संस्कार में विवाद हुआ, लेकिन वो भावनात्मक टकराव था, साजिश नहीं। मायावती ने राज्य स्तरीय सम्मान से अंतिम संस्कार कराया, जो एक संरक्षक की भूमिका थी। अगर धोखा होता तो क्या BSP आज भी कांशीराम जी के नाम पर चलती? क्या मायावती उनके विचारों को हर भाषण में याद करती? हाल की ट्विटर पोस्ट्स में भी देखें। 2025 में मायावती ने कांशीराम स्मारक पर रैली की, जहां उन्होंने विरोधियों पर हमला किया, लेकिन कांशीराम जी को श्रद्धांजलि दी। कुछ पोस्ट्स में आरोप हैं कि मायावती ने विचारधारा से धोखा किया, लेकिन ये राजनीतिक हैं। राजनीति की इस दुनिया में एक दलित महिला नेता को ऊंचाई पर देखना कई लोगों को रास नहीं आता। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। 1995, 1997, 2002 और 2007 में उन्होंने दलित स्मारकों का निर्माण कराया, जैसे अंबेडकर पार्क, कांशीराम स्मारक, आरक्षण मजबूत किया, बहुजन समाज को मुख्यधारा में लाया। लेकिन विरोधी उन्हें नीचा दिखाने के लिए अफवाहें फैलाते रहे।
कांशीराम जी के साथ धोखे का आरोप भी इसी सिलसिले की कड़ी है। आज 19 वर्ष बाद जब ये मुद्दा फिर उछाला जाता है तो सवाल उठता है क्यों? क्योंकि राजनीति में पुरानी अफवाहें नए हथियार बन जाती हैं, लेकिन जनता को तथ्यों से रूबरू होना चाहिए। कांशीराम जी का निधन एक दुखद लेकिन प्राकृतिक घटना थी। मायावती ने उस कठिन समय में उनकी देखभाल की, उनके विचारों को जिंदा रखा। आरोप कभी साबित नहीं हुए क्योंकि वे आधारहीन थे। कांशीराम जी की विरासत आज भी जीवित है, बीएसपी में मायावती के संघर्ष में, लाखों बहुजनों की आंखों में। अगर कोई धोखा हुआ है तो वो अफवाहों का धोखा है जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है। आज का खुलासा यही है, मायावती ने कोई धोखा नहीं किया, बल्कि एक शिष्या की तरह समर्पण दिखाया। इतिहास गवाह है और सच्चाई हमेशा जीतती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या विचार है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।